स्वागत है आपका इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर जिसके अंदर अपन सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखेंगे। तो आप हैं बाइलिंगुअल CSIR चैनल पे, जहाँ पे आपको एक्सक्लूसिवली CSIR UGC नेट लाइफ साइंस का कंटेंट मिलता है। उसके अलावा गेट, IIT जैम, DBT, BSc, MSc, इन सब के कुछ ना कुछ टॉपिक्स अपन पढ़ते हैं और ये भी उनमें से एक है। तो आज के जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं CD स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके उसको सब्सक्राइब करें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बेसिक्स हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जिसके अंदर अपन ने मेजरली जो बात करी है वो ये कि जो आपकी लाइट है वो वेव नेचर की होती है, और उसके अंदर दो वेक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, जो कि क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली ट्रेवल करते हैं, 90 डिग्री पे ट्रेवल करते हैं, और वेव का जो मूवमेंट है उस डायरेक्शन के अंदर है। तो आपके दोनों वेक्टर्स जो हैं वो 90 डिग्री अलाइन करते हुए मूव करते हैं। वही कंसेप्ट आपका सर्कुलर डाइक्रोइज्म में लगेगा जो अपन आज देखेंगे। तो अगर कोई भी लाइट है उसके सामने अगर मैं पोलराइज़र रख दूं, तो पोलराइज़र रखने से क्या होगा कि वो जो लाइट है वो फिल्टर आउट हो जाएगी और वो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन के अंदर चलेगी। तो अगर लीनियरली पोलराइज लाइट की बात करूँ मैं, आपने नॉर्मल लाइट देख ली, हर डायरेक्शन में चलती है, उसके अलग अलग वेक्टर्स होते हैं और वो भी वेव फॉर्म में चलती है। जब मैं उसी को एक पोलराइज़र के सामने से निकाल दूंगा तो वो एक लीनियरली पोलराइज लाइट होगी। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर वेव्स जो हैं वो मूव कर रही हैं। तो अगर इधर ऊपर हैं तो इधर नीचे हैं, इधर अगेन ऊपर है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो इन सब का मैग्नीट्यूड जो है, मतलब हाइट, जिस हाइट तक ये जा रहे हैं वो सबका अलग अलग है। अब आते हैं सर्कुलरली पोलराइज लाइट पे। तो अगर मैं यहाँ पे एक मॉड्यूलेटर लगा दूँ, मॉड्यूलेटर होता है एक मशीन के अंदर पोर्शन होता है ये, जो कि लीनियरली पोलराइज लाइट को सर्कुलरली पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे होगा क्या कि जो आपका वेव्स का जो मूवमेंट है, जो आपने लीनियरली पोलराइज्ड में देखा कि एक डायरेक्शन के अंदर है, अब वो डायरेक्शन जो है वो अप डाउन राइट लेफ्ट होने के बजाय 360 एंगल में रोटेट करेगी। तो इसीलिए अपन इसको क्या कह रहे हैं, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। तो अब जब यहाँ पे आप फाइनल रिजल्ट देखोगे तो जैसे जैसे वेव मूव करेगी, एक आपको यहाँ मिलेगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ। तो आप देख रहे हो एक सर्कुलरली ये मूव कर रही है, इसलिए अपन इसको सर्कुलरली पोलराइज लाइट कहेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो एकदम सेम है। ये डिफरेंस है एक लीनियरली पोलराइज लाइट में और एक सर्कुलरली पोलराइज लाइट में। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आई होगी। अब अपन चलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपका यहाँ पे लाइट सोर्स है। ध्यान रहे यहाँ पे इस बल्ब के अंदर नाइट्रोजन कंटिन्यूसली सप्लाई करते हैं, जिससे कि ओजोन का फॉर्मेशन नहीं है। इसको और डिटेल में देखना हो तो आपको विल्सन एंड वॉकर बुक को रेफ़र करना पड़ेगा, जहाँ से मैंने ये सारा समझा है। तो नाइट्रोजन गैस होती है इसके अंदर, जिससे कि जब लाइट मूव करती है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज होता है, उसकी वजह से ओजोन का फॉर्मेशन नहीं हो जाए, इसलिए इसके अंदर कंटिन्यूसली नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं। वहाँ से लाइट जाएगी एक मोनोक्रोमेटर में, जो कि एक प्रिज्म है, सिंगल बीम जो है वो पास होगी। यहाँ पे है आपका मॉड्यूलेटर। ये प्लेन पोलराइज लाइट है, और ये क्या है, सर्कुलरली पोलराइज लाइट, जिसको अपन सर्कुलर डाइक्रोमिज्म पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हो कि एक की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, और दूसरे की है एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रहे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, दोनों की एक तरफ डायरेक्शन नहीं होगी, अलग अलग होगी। तो यहाँ पे आप कह रहे हो तो जो मॉड्यूलेटर से पास होगी लाइट उसमें ऑल्टरनेट होगा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑल्टरनेटिवली वो चलेंगी, एंड देन वो सैंपल के अंदर आएंगी। जो सैंपल आपका क्यूवेट के अंदर है उसके अंदर ये इंटरेक्ट करेगी, और इंटरेक्ट करके जो आपका सैंपल है, मोस्टली प्रोटीन को आप देखते हैं, अपन एप्लीकेशन में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ों में अपन यूज़ करते हैं। तो जो भी आपका सैंपल है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद आप क्या देख रहे हो कि वो जो लाइट है उसमें से एंटी क्लॉकवाइज वाली एब्जॉर्ब हो गई है और क्लॉकवाइज वाली एब्जॉर्ब नहीं हुई है। तो आप ये कहोगे कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन तो हुआ है, बट कैसा एब्जॉर्प्शन हुआ है, डिफरेंशियली एब्जॉर्ब्ड लाइट। तो डिफरेंशियली एब्जॉर्ब हुई है मतलब किसी को उसने ज़्यादा एब्जॉर्ब किया और किसी को बिल्कुल नहीं किया, या किसी को ज़्यादा किसी को कम किया है, तो उसको अपन कहते हैं डिफरेंशियली एब्जॉर्ब्ड। और दूसरी चीज़, जब लाइट यहाँ से निकलती है
तो इसकी शेप चेंज हो जाती है। यहाँ पे इसको थोड़ा डिफाइन नहीं किया हुआ है, बट जो आपकी शेप है वो सर्कुलर से एलिप्टिकल बन जाती है ऐसी। तो उस एलिप्टिकल बनने की वजह से क्या होता है, अगर मैं इसमें एंगल निकालूं, मान लो कि ये है और इसको मैंने यहाँ से इसके साथ में सीधा अलाइन कर दिया, तो ये जो मेरा एंगल है इसको अपन थीटा कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं एलिप्टिसिटी। मतलब एलिप्टिसिटी का एंगल कितना है, मतलब अगर एलिप्स बन रहा है तो कितनी शेप का बन रहा है, कितना राउंड है, किस तरफ ज़्यादा है किस तरफ कम है, तो वो जो एंगल है उसको अपन एलिप्टिसिटी कहते हैं, जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एलिप्टिसिटी होगी, और फिर ये जो आपका फोटो मल्टीप्लायर है ये इस लाइट को डिटेक्ट करेगा और आपको डेटा देगा। तो अब जो आपकी लाइट आई थी यहाँ पे और सैंपल के अंदर गई, तो इसको एब्जॉर्ब किया। तो एब्जॉर्ब किया मतलब आप अगेन कहाँ चले गए हैं, उसी कंसेप्ट पे जो अपन ने पहले पढ़ा था, बीयर-लैम्बर्ट लॉ पे। तो बीयर-लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है कि आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो एप्सिलॉन नॉट कंसंट्रेशन और लेंथ के इक्वलेंट है। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लगेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे दो लाइटें हैं, एक तो लेफ्ट और एक राइट सर्कुलराइज्ड, तो अपन जो लाइटें हैं उनको या तो लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज लाइट बोलेंगे, या फिर राइट सर्कुलरली पोलराइज लाइट बोलेंगे, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे जो मेरा एब्जॉर्प्शन आएगा उसमें भी डिफरेंस आएगा। तो मेरा ए एल माइनस ए आर जो है ये एब्जॉर्प्शन रहेगा, ध्यान रहे। तो मेरा जो एब्जॉर्प्शन है वो डेल्टा ए बन जाएगा, और आपका जो एब्जॉर्प्शन का कोफिशिएंट है जिसको अपन डिफरेंशियली एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोलेंगे, वो भी चेंज हो जाएगा। क्या होगा वो, डेल्टा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई एल माइनस ई आर, ये भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा एप्सिलॉन नॉट, अगेन आगे कंसंट्रेशन और लेंथ आपकी सेम रहेगी। तो ये आपका एक जनरल फार्मूला है सर्कुलर डायक्रोइज्म में, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये जो टर्म आई है जिसको अपन कह रहे हैं कि मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ये एक्चुअली इसको अपन मोलर सर्कुलर डाइक्रोइज्म भी कहते हैं, ध्यान रहे। तो मोलर सर्कुलर डाइक्रोइज्म भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे अब अपन कह रहे हैं कि जो एलिप्टिसिटी हुई है, तो जो आपने क्या कहा कि एलिप्स बना, एलिप्स का जब मैंने एंगल निकाला तो मैंने बोला वो कितना था, थीटा था। तो इस थीटा और एब्जॉर्प्शन जो है ये, इन दोनों में एक रिलेशन होता है जो इम्पोर्टेंट है, कि थीटा इज इक्वल्स टू 32.98 डेल्टा ए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एब्जॉर्प्शन आपको याद करना है कि जो आपका एलिप्टिसिटी का एंगल है वो और एब्जॉर्प्शन के अंदर एक रिलेशन है, वो क्या है, दोनों पहली बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, प्लस मल्टीप्लाइड बाय 32.98, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं कि जो आपका सैंपल है वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या सारे सैंपल लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपका सैंपल है, इसके अंदर आपका एक प्रोटीन है या फिर कोई प्रोटीन की चेन है। तो प्रोटीन की चेन है तो क्या होगा उससे, मान लो कि अमीनो एसिड है, फॉर एग्जांपल सीरीन, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, थ्रियोनिन है ये टी, एंड देन आपका एलेनिन, ल्यूसीन, ऐसी कुछ चेन है। तो उस चेन के अंदर मैं सबसे पहली चीज़ ये देखूंगा कि क्या ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अपन ने जब बेसिक्स देखे हैं तो अपन ने कहा है कि जो आपका अमीनो एसिड होता है वो मोस्टली जो है यूवी विजिबल रेंज के अंदर, आई मीन 190 टू 220 नैनोमीटर में लाइट एब्जॉर्ब करता है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन शो होगा उससे। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, एल अमीनो एसिड भी हो सकता है या फिर डी अमीनो एसिड्स भी हो सकता है। तो वो हुआ क्या था वहाँ पे कि आपने एक लाइट सोर्स दिया, फिर आपने पोलराइज़र लगाया, लाइट ऐसे गई, फिर आपने सैंपल से जब पास करी ऐसी लाइट, तो उसकी डायरेक्शन अगर चेंज हो गई है तो अपन क्या कहेंगे, अगर वो राइट में शिफ्ट हो रही है तो अपन क्या बोलेंगे कि वो आपका डी अमीनो एसिड है, और अगर लेफ्ट में शिफ्ट हो रही है तो एल अमीनो एसिड। तो पोलैरिटी, आई मीन ये जो रोटेशन हुआ है, ये रोटेशन किसकी वजह से आया है, यहाँ पे जो आपका प्रोटीन था उसकी कायरलिटी की वजह से। आपको पता होगा कायरल कार्बन मतलब जिसके चारों तरफ जो है अलग अलग अमीनो एसिड्स हों या फिर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हों। तो कार्बन एल्फा जो होता है अमीनो एसिड्स का सेंट्रल कार्बन, वो हमेशा कायरल होता है एक्सेप्ट फॉर ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में कायरल नहीं होता है, बाकी सब अमीनो एसिड्स में कायरल होगा। उस कायरलिटी की वजह से ही क्या होगा
सारे अमीनो एसिड्स जो हैं वो एब्जॉर्प्शन शो करेंगे, कायरलिटी देंगे। अब आपका जब प्रोटीन फोल्ड होगा तो वो भी कायरलिटी शो करेगा। और जब किसी प्रोटीन की कायरलिटी अपन को पढ़नी है, या अगर मैं कहूँ कि मेरे को उसके अंदर एब्जॉर्प्शन निकालना है, या फिर मैं उसका सर्कुलर डाइक्रोइज्म करूँगा, तो अपन किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का सीडी कर सकते हैं, सीडी स्कैन कर सकते हैं, सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं। तो वहाँ पे मान लो कि ये अमीनो एसिड है, यहाँ पे जो चीज़ निकलती है सीडी स्पेक्ट्रा से वो होती है आपकी मीन रेसिड्यू एलिप्टिसिटी। तो MRE, ध्यान रहे, मीन रेसिडुअल एलिप्टिसिटी, मतलब आपकी जो पूरी चेन है इसके अंदर आप MRE निकाल सकते हो। और MRE जो होता है उसको अपन डिनोट करते हैं थीटा रेसिड्यू से, क्योंकि अपन प्रोटीन की बात कर रहे हैं, रेसिड्यू की बात कर रहे हैं। और इसका जनरल सा फॉर्मूला होता है 100 इंटू थीटा डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन इंटू लेंथ। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, जो अपन ने पहले फार्मूला देखा था थीटा रेसिड्यू का, तो आपका जो फार्मूला आएगा वो आएगा 3298 इंटू डेल्टा एप्सिलॉन नॉट। तो ये दो रिलेशन जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है कि अगर मेरे को क्वेश्चन में कंसनट्रेशन लेंथ दे रखी है प्लस एलिप्टिसिटी दे रखी है तो ये फार्मूला लगेगा। अगर वहाँ पे एब्जॉर्प्शन दे रखी है तो अपन एब्जॉर्प्शन वाले फार्मूले में थीटा को पुट करेंगे, क्या था, थीटा इज इक्वल टू 32.98 इंटू डेल्टा ए। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों फार्मूले जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, समझने हैं। आगे चलते हैं। जब किसी भी प्रोटीन या किसी भी सैंपल का अपन सीडी स्पेक्ट्रा करते हैं तब एक स्टैंडर्ड कर्व निकलता है। तो एक स्टैंडर्ड कर्व अपने सीडी स्पेक्ट्रा में भी निकाला है, जो ये है। इसके अंदर क्या है, मोलर इलेक्ट्रिसिटी वर्सेस योर वेवलेंथ। तो इस डायग्राम को याद कर लें कैसे भी करके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक ब्लू लाइन दिख रही है जिसको डिनोट किया है अल्फा हेलिक्स से। तो ध्यान रहे, अल्फा हेलिक्स का ये जो कर्व है ये फिक्स है, अल्फा हेलिक्स जो है वो ऐसा ही रहेगा। दूसरा क्या है यहाँ पे, ये है आपका बीटा शीट्स। और तीसरा क्या है, कोई भी रैंडम कॉइल। तो रैंडम कॉइल का ये है। तो ये सब चीज़ें हैं क्या, अल्फा हेलिक्स बीटा, ये सब क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं अमीनो एसिड्स के। तो आप कह सकते हो कि मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को डिटेक्ट कर सकता हूँ सीडी स्पेक्ट्रा से। अब मान लो कि कोई मैंने प्रोटीन का सैंपल लिया और उसका सीडी स्पेक्ट्रा बनाया, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आया। तो मैं क्या कहूँगा कि इट रिजेंबल्स लाइक अल्फा हेलिक्स। तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक तरह का अल्फा हेलिक्स है। उसका अगर ऐसा रिजेंबल करेगा तो अपन उसको बीटा हेलिक्स कह सकते हैं, या फिर रैंडम कॉइल के अंदर उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, अगर अल्फा हेलिक्स है तो उसका कर्व कुछ ऐसा ही आएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है समझना। अब चलते हैं इसके लास्ट टॉपिक पे जिसका नाम है एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन सबको पता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके डिटर्मिनेशन के अंदर अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम पेप्टाइड्स अडॉप्ट डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर व्हेन इन सॉल्यूशन और मेम्ब्रेन बाउंड। तो मेम्ब्रेन बाउंड मान लो उसका अलग स्ट्रक्चर है और एक सॉल्यूशन में उसका अलग स्ट्रक्चर है। तो आप क्या बोल रहे हो कि फोल्डिंग अनफोल्डिंग हो गई है, तो वो फोल्डिंग अनफोल्डिंग भी अपन सीडी स्पेक्ट्रा से पढ़ सकते हैं। पीएच, हीट और सॉल्वेंट इंड्यूस्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस के अंदर भी अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोटीन रिलेटेड जो भी कंटेंट है, जो भी चेंजेस हैं, हीट की वजह से, पीएच की वजह से, सॉल्वेंट चेंज करने की वजह से चेंज आए हैं, फोल्डिंग हो रही है तो वो कैसे हो रही है, अनफोल्डिंग में क्या हो रहा है, क्या कोई स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है। मान लो पहले हेलिक्स था फिर बीटा हो गया, या फिर पहले बीटा था फिर हेलिक्स में चेंज हो गया, या फिर दोनों चीज़ें हैं, तो अपन वो सब चीज़ें देख सकते हैं। लिगेंड आयन इंड्यूस स्ट्रक्चरल चेंजेस भी देख सकते हैं। कोई भी मेम्ब्रेन के ऊपर जब लिगेंड आएगा तो वो आपके जो रिसेप्टर है उसके अंदर चेंजेस करेगा, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होगा ये, तो वो भी अपन इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है ये, इफ एन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हैज़ अ पॉजिटिव CD देन इट्स एनंशियोमर विल हैव नेगेटिव CD। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई एक कंपाउंड जो, अगर एल अमीनो एसिड जो है वो अगर पॉजिटिव CD दे रहा है तो डी अमीनो एसिड जो है वो नेगेटिव CD देगा। तो ये सब था आपके सर्कुलर डाइक्रोइज्म के अंदर। इसके अलावा कुछ पूछा जाता नहीं है खास, यही सब चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमारे आप पिछले वीडियोस देखो जिसके अंदर हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी को थोड़ा डिटेल में बताया है। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।